अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कभी ये सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमें चलने फिरने, सोचने और यहाँ तक कि जिंदा रहने की ताकत आखिर देता कैसे है? आइए आज इसी कमाल के प्रोसेस को समझते हैं कि हमारी खुराक तवानाई में कैसे बदलती है। मतलब कभी ये ख्याल आया है कि सुबह का एक निवाला दोपहर तक आपको कैसे चलाता है? या फिर जब हम वर्जिश करते हैं तो ये सारी एनर्जी आती कहाँ से है? तो जनाब इसका जवाब हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खरबों खलियों में छुपे एक शानदार अमल में है। इस अमल को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बिल्कुल आसान लफ्जों में कहें तो ये हमारे खुलियों का खुराक से एनर्जी निचोड़ने का तरीका है। समझें ये लकड़ी जलाने जैसा ही है, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड अंदाज में। आग की तरह एकदम से सारी एनर्जी रिलीज करने के बजाय हमारे खुलिये उसे आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे यूजेबल पैकेट्स में निकालते हैं। ठीक है, तो आखिर ये कमाल का प्रोसेस काम कैसे करता है? इस सारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत ही आम सा मॉलिक्यूल है जिसे हम सब जानते हैं, ग्लूकोज, यानी एक सिंपल शुगर। तो चलें देखते हैं कि ये ईंधन बनता कैसे है। तो सारा खेल दरअसल केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने का है। एनर्जी जो है वो खुराक के इन्हीं केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर्ड होती है। जब हमारे खलिये इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल वैसी जैसे लकड़ी जलाने से हीट और लाइट निकलती है। और यही वो एनर्जी है जो हमारे जिस्म के हर एक काम को पावर देती है। अब यहाँ कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। हमारे खलियों को एक बहुत अहम फैसला करना पड़ता है, और सारा दारोमदार है सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है या नहीं? ये एक सादा सा सवाल इस पूरे प्रोसेस को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर डाल देता है, जिनके नतीजे भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो यहां हमारे सामने आते हैं दो रास्ते। जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यह है सुपर एफिशिएंट तरीका जो ग्लूकोज के हर कतरे से ज्यादा एनर्जी निकाल लेता है। लेकिन जब ऑक्सीजन ना हो तो खलिये एनारोबिक रेस्पिरेशन का रास्ता अपनाते हैं। ये समझें एक क्विक फिक्स है, लेकिन इससे एनर्जी भी बहुत कम बनती है। तो चलें पहले बात करते हैं सबसे पावरफुल रास्ते की, एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये हमारे जिस्म का असल पावर हाउस है जो 24 घंटे काम करता है ताकि हमें चलने फिरने के लिए एनर्जी मिलती रहे। और ये तभी होता है जब हमारे खलियों के पास भरपूर ऑक्सीजन हो। तो ये जो एनर्जी फैक्ट्री है ना, इसके हैं 3 मेन डिपार्टमेंट्स। पहला है ग्लाइकोलिसिस, जहां समझे ईंधन को तैयार किया जाता है। दूसरा है क्रेब्स साइकिल, जहां उसे मजीद तोड़ा जाता है। और आखिर में है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां असल बम्पर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। यहाँ एक बड़ा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, जिन्हें पायरुविक एसिड कहते हैं। ये प्रोसेस खुलिये के मेन फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म में होता है। और मजे की बात यह है कि इस काम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों रास्तों का पहला कॉमन स्टेप है। अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरुविक एसिड सीधा जाता है सेल के पावर हाउस में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहां ये क्रेब्स साइकिल नामी एक चक्कर में दाखिल होता है। इस साइकिल का काम बस ये है कि पायरुविक एसिड को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, जिससे निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वही जो हम सांस में बाहर निकालते हैं। और साथ में बनते हैं कुछ खास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो अगले स्टेज में काम आएंगे। और अब बारी है ग्रैंड फिनाले की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये है असल जैकपॉट। पिछले स्टेजेस में जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बने थे वो यहां आकर अपनी एनर्जी को समझें कैश करवाते हैं। ये एनर्जी इस्तेमाल होती है एटीपी बनाने में। एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ लें। ये वो छोटे सिक्के हैं जिन्हें सेल कोई भी काम करने के लिए खर्च करता है। और ये आखिरी स्टेज एटीपी के ढेर सारे सिक्के बनाता है। लेकिन तब क्या होता है जब ऑक्सीजन कम पड़ जाए? मिसाल के तौर पर जब कोई बहुत तेज दौड़ रहा हो, क्या सारा सिस्टम बंद हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सेल्स के पास एक बड़ा स्मार्ट बैकअप प्लान भी है जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन। चलें इस प्लान बी को भी समझते हैं। याद है ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला पायरुविक एसिड? ऑक्सीजन ना हो तो वो क्रेब साइकिल में तो जा नहीं सकता। तो फिर वो क्या करता है? वो फर्मेंटेशन के जरिए 2 अलग अलग चीजें बनाता है। यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स में ये बनाता है अल्कोहल, और हम जैसे जानवरों के मसल सेल्स में ये बनाता है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड वाली बात तो शायद हम सब ने महसूस की है।
कभी बहुत तेज वर्जिश करें तो मसल्स में जो जलन और थकावट होती है ना, वो इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे मसल्स को उनकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। अच्छा, तो ये सब तो हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर है? यकीन करें, इस छोटे से प्रोसेस का हमारी दुनिया पर, हमारे खानों पर और यहाँ तक कि हमारी तारीख पर बहुत गहरा असर है। जरा सोचिए, आज से अरबों साल पहले जब जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई तो एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन थी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले लिविंग थिंग्स थे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते थे। यानी ये एनर्जी बनाने का सबसे पुराना, सबसे ओरिजिनल तरीका है। और ये परमिटेशन सिर्फ कोई इमरजेंसी बैकअप प्लान नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की बहुत सी पसंदीदा चीजें इसी की वजह से हैं। चाहे वो नरम मुलायम ब्रेड हो, चीज हो, योगर्ट हो या फिर ब्रूइंग इंडस्ट्री, ये सब फर्मेंटेशन के ही करिश्मे हैं। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। इंसानों ने हजारों साल पहले ही सीख लिया था कि इस नेचुरल प्रोसेस को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। हमने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई और बैक्टीरिया को काम पर लगाया है ताकि वो हमारे लिए ये मज़ेदार चीज़ें बना सकें, और इसी पर पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्रीज खड़ी हैं। तो अगली बार जब आप कोई निवाला खाएं या वर्जिश के बाद मसल्स में वो जलन महसूस करें, तो एक लम्हे के लिए इस अमेजिंग प्रोसेस के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो आपके खरबों खुलियों में हर पल चल रहा है। और ये सोचने की बात है कि अगर सिर्फ एक सेल खुद को पावर देने के लिए इतना कुछ करता है, तो और न जाने कितने ऐसे हिडन बायोलॉजिकल वंडर्स हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं। Join us and register now for online transformation.